तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा फोर्थ सेट मैं स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चन जो मैंने 1, 2, 3 कराए ना, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, क्योंकि आप लोग भी जानते हो जो अगर हम पीवाईक्यू अगर लास्ट टाइम पे करेंगे तो उसका बस एक ही फायदा होने वाला है। देखो, पढ़ते तो सभी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग पढ़ते हैं और वो कुछ अलग पढ़ते हैं। बस डिफरेंस यही क्रिएट हो जाता है कि कौन पीवाईक्यू को अच्छे से पूरी शिद्दत के साथ सॉल्व कर रहा है। अगर आप पीवाईक्यू को अगर अच्छे से नहीं करोगे ना, तो उम्मीद मत करना कि सिलेक्शन हो जाएगा आपका। आज तक कोई भी नहीं है जिसका बिना पीवाईक्यू के सिलेक्शन हुआ हो, क्योंकि हमें पीवाईक्यू बताता है कि सब्जेक्ट का जो हमारा क्वेश्चन पेपर बनने वाला है वो हमारी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए नहीं होता है, और भी सारी चीजें होती है उनको टेस्ट करने के लिए होता है। नॉलेज तो सभी के पास होती है, आज किसके पास नॉलेज नहीं है, सभी के पास नॉलेज है, लेकिन वो टेस्ट करना चाहता है आप लोगों को कि आप कितना जल्दी क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। और एक हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, कैसे हमें डील करना है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, अगर हमें पता चल जाता है फर्स्ट लाइन पढ़कर ही कि इसका हाँ आंसर ये होने वाला, तो तुरंत टिक करके हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। ये भी मैं करके दिखाती हूँ आप लोगों को। कभी कभी क्या होता है, हमें ऑप्शंस पता होते हैं लेकिन उसमें से एक को हम एलिमिनेट कर लेते हैं, वही हमारा आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। कहने का मतलब ये वही आंसर होता है। अगर हमें चारों ऑप्शन पता है कि अगर दो में भी कंफ्यूजन बचता है तो उसका भी हम कुछ ना कुछ मतलब निकाल करके भी क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो पीवाईक्यू को बड़ी शिद्दत के साथ करो, इसके लिए अपनी अलग से कॉपी बना करके चलो, जो नहीं आता है उन पॉइंट्स को लिखो और डेली उनको ना सोने से पहले रिवाइज करके सोना है। वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल करेगा। अब देखो, एग्जाम की भी डेट ज्यादा दूर रह नहीं गई है, और जितना ज्यादा आप लास्ट टाइम पे पीवाईक्यू करोगे ना, उतना ज्यादा अच्छे से आप एग्जामिनर को समझ पाओगे कि वो आपके लिए कैसा क्वेश्चन पेपर बनाने वाला है। क्वेश्चन पेपर कहाँ से उठकर आने वाला है, पीवाईक्यू से ही आने वाला है। ये 101% श्योर होता है, और हर एग्जाम में ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी रेलवे में ही होने वाला है ऐसा। तो मैं गरिमा सिंह, चलिए हम अपना सेशन आज का शुरू करते हैं। हम स्टार्टिंग करेंगे अपना फिजिक्स से, ठीक है। Which device is used to measure the relative density of the fluid? बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। अब देखिए किसका पूछ रहा है, फ्लूइड का पूछ रहा है। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, हमारा लिक्विड। नॉर्मली क्या होता है, हमारा हाइड्रो वर्ड हम यूज करते हैं, तो हम किसके लिए यूज करते हैं, फ्लूइड के लिए। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, हमारा हाइड्रो लिखा हुआ है, तो ये मेरे दिमाग में तुरंत आ गया था कि हाँ फ्लूइड की बात हो रही है, तो तुरंत क्या आएगा, हाइड्रो। ये चीजें आपकी भी दिमाग में आनी चाहिए थी, क्योंकि जो हमारे 3 सेट हुए, तीनों बार हाइड्रो हाइड्रो आया है, हाइग्रो भी आया है। हमारा हाइग्रो क्या होता है, हमारा जो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो किसमें मिलते हैं, कर्ड में मिलते हैं नहीं। तो ये किसके लिए आता है, ये मिल्क को मेजर करने के लिए। और ये क्या है, वेंटूरीमीटर। ये रेट ऑफ फ्लो को क्या करता है, बताता है कि पाइप में क्या मटेरियल फ्लो हो रहा है, किस रेट से हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, बी, हाइड्रोमीटर। क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। Which device is used to measure radiation? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। रेडिएशन के लिए कौन सा हमें यूज करते हैं रेडिएशन को मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर, आमीटर पिछली क्लासेस में हो चुका है, स्पेक्ट्रोमीटर भी हो चुका है। स्पेक्ट्रोमीटर को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब बताइए रेडिएशन के लिए हम क्या मेजर करते हैं, हम क्या है, हमारा गीगर मूलर काउंटर। क्या है, गीगर मूलर काउंटर। देखो अगर आपको रेडिएशन, देखो रेडिएशन क्या है, गर्मी का दिन सभी को याद है क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, होता है या नहीं। हीट कब होती है, तब हम रेडिएट करते हैं एनर्जी, होता है या नहीं। रेडिएशन आ रही है, इतनी हाई सन की आ रही है कि सारा कुछ क्या हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। तो गीगर आपको आएगा किसकी तरह, गर्म की तरह साउंड कर रहा है या नहीं, गर्म। गर्म से क्या आएगा, रेडिएशन। तो आपको तुरंत याद आएगा यहाँ पे क्या आएगा, गर्मी। हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, गर्मी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, गर्मी। तो ये एम आई क्या बताएगा, मूलर को बता देगा, और ये गर है, ये किसको बताएगा, ये गीगर को बता देगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप। वॉट पर स्टेडियन इज द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है ये, जल्दी जल्दी आंसर करो, किसकी यूनिट है ये, हमारी जल्दी से आंसर आना चाहिए। है हमारी रेडिएंट इंटेंसिटी की यूनिट है। किसकी यूनिट है ये, हमारी रेडिएंट इंटेंसिटी की। परमेबिलिटी, परमिटिविटी, और क्या है हमारा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये क्या होता है, हमारा हर्ट्ज पर मीटर होता है, और ये क्या होता है, हमारा फैराड पर मीटर होता है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, हमारा साइमन पर मीटर होता है। क्या हो गया, HFS। देखिए क्या सही बन रहा है ना आज। चलिए आगे चलते हैं हम।
अब हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है। क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए क्या बता रहा है ये। डैश इज द यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। देखिए सभी के घर में क्या आता है, बिजली का बिल आता है, नहीं आता है, आता है ना, और सभी को पता होगा। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कि फिजिक्स से अलग उठ करके आया, ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तो कॉमन सेंस क्या लगेगा इसमें, हमारा क्या किसमें होता है, हमारी किलोवाट पर आवर, सॉरी किलोवाट आवर में होता है, किसमें होता है, किलोवाट आवर में होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द डायमेंशन ऑफ एसिलरेशन। अब देखिए डायमेंशन पूछ रहा है किसका, एसिलरेशन का। आप लोगों को फॉर्मूला आता है एसिलरेशन का या नहीं आता है? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें फाइंड करना पड़ेगा। एसिलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है हमारा, टाइम होता है। क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। टाइम हमारा किसमें होता है, सेकंड में होता है। किसमें होता है, सेकंड। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड। अब देखिए मीटर अपॉन में क्या हो जाएगा, दोनों सेकंड्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और जो हमारी यूनिट होती है वो किसके फॉर्म में होती है, एल एम, और किसके फॉर्म में होती है, टी के फॉर्म में होती है। टी क्या है हमारा, टाइम है। एल क्या होती है हमारी, लेंथ होती है। एम क्या होता है हमारा, मास। क्या यहाँ पे हमें मास कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा। लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, लेंथ क्या है, मीटर है। कितने मीटर है, एक ही है, तो फिर इसके ऊपर क्या चले जाएगा, 1 चले जाएगा। और एस क्या है, स्क्वायर है, ये क्या सेकंड स्क्वायर है, तो एस आ रहा है हमारा, नीचे आ रहा है, तो इनवर्स में है ये, तो यहाँ पे क्या चले जाएगा हमारा, -2 चले जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, L1 M0 T -2 आंसर हमारा जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा। अगर मैं आपसे वेलोसिटी का पूछ लेती तो क्या हो जाता है यहाँ पे, हमारा लेंथ की बात हो रही है, लेंथ कितनी है यहाँ पे 1, m क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, और s का किस में होता है, t में होता है, किसमें, इनवर्स में, तो -1। ये किसका हो जाता हमारा, वेलोसिटी का हो जाता। क्लियर है यहाँ तक सभी को, आ रहा होगा, होपफुली सभी को समझ में आ रहा होगा। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं चल रहा है। अगर किसी को दिक्कत है तो मीटर और सेकंड से याद कर लो। मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है, वेलोसिटी की, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी है, हमारी एक्सीलरेशन की। वही बताए, मीटर की जगह पे हम लेंथ में ले लेंगे, और क्या हमें टाइम दिया हुआ है किसमें, सेकंड में। जब नीचे होता है तो पता ही होगा, इनवर्स में चली जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, सभी को क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं अब हम। What is the unit of momentum in the SI unit? देखिए क्या है मोमेंटम की यूनिट, ये आपको देखते ही ठीक हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये पिछली क्लास का क्वेश्चन है जो कि दोबारा रिपीट हुआ है। क्या चले जाएगा हमारा आंसर, केजी मीटर पर सेकंड हमारा आंसर चले जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अब। The standard unit for measuring the frequency of a sound wave is, देखिए साउंड वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और दोबारा से आया है, तुरंत आंसर निकलना चाहिए क्या, हर्ट्ज। क्लियर है ये वाली बात, इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने तुम्हें पहले 3 क्लासेस में ना बताया हो। आज एक क्वेश्चन अलग नहीं आया है। अगर आपने मेरी 3 सेट पहले के देखे हुए हैं तो आज वाले भी क्वेश्चन आपसे हो गए होंगे, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 पिकोमीटर में जल्दी जल्दी आंसर करें, कितना होता है, 10 टू द पावर -12 होता है। कितना होता है, 10 टू द पावर -12, हमारा डी आंसर चले जाएगा। एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। कितना होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर, ये आपको याद रखना है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। ठीक है, एक होता है हमारा नैनोमीटर होता है। क्या होता है, नैनोमीटर, उसमें कितने मीटर होते हैं, 1 नैनोमीटर में हमारे कितने होते हैं, 10 टू दी पावर -9 मीटर होते हैं, 10 टू दी पावर -9। देखिए 9 से यहाँ पे भी क्या आ रहा है हमारा, 9 आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, -9 है। क्लियर है, यहाँ तक आपको करना है। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए आगे चलते हैं, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following physical quantity has no unit? ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी कोई यूनिट नहीं है। देखिए आप कौन सा ऐसा, ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है हमारा, सेट 1 2 3 में भी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। देखिए आज इसकी मैं ट्रिक बता देती हूँ जिसकी यूनिट नहीं होती। बहुत सारे लोग होते हैं अपने रिलेटिव से क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं, इसीलिए तो इसका आंसर आप बता ही सकते हैं कि उनकी क्या नहीं, हमारी लाइफ में कोई इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है रिलेटिव्स का स्पेशली। तो हमारा क्या चले जाएगा यहाँ पे आंसर, रिलेटिव डेंसिटी चले जाएगा। ठीक है, रिलेटिव की हमारे लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं, उनकी कोई यूनिट नहीं हमारी लाइफ में। तो ऐसे यहाँ पे भी क्या पूछा हुआ है उसने, नो यूनिट पूछा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी हमारा आंसर चले जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब हम।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम यूनिट, ऐसा कौन है जिसकी क्या है सेम यूनिट है। देखिए यूनिट वाले मैं आपको सारा कुछ पहले ही करा चुकी हूँ, आज आपको करना है क्वेश्चन। बताइए क्या जाएगा इसका आंसर। पावर की क्या होती है हमारी वॉट, प्रेशर की क्या होती है हमारी पास्कल, क्या होती है पास्कल। प्रेशर फोर्स की क्या होती है और वर्क की क्या होती है, वर्क की न्यूटन होती है और वर्क की क्या होती है हमारी जूल होती है, क्या होती है जूल। और वर्क और एनर्जी की दोनों की क्या होती है यहाँ पे जूल हो जाती है। प्रेशर की क्या होती है पास्कल और फोर्स की क्या होती है हमारी न्यूटन होती है। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, सी ऑप्शन चला जाएगा ना हमारा आंसर। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब चलिए अब हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन शुरू हो गया है, हम केमिस्ट्री को करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। एटॉमिक साइज इज डिटरमाइंड बाय, एटॉमिक साइज किससे डिटरमाइन करते हैं हम, बताइए। यहाँ पे क्या आ रहा है साइज, साइज का दूसरा नाम क्या हो जाता है रेडियस हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, एटॉमिक रेडियस हमारा क्या जाएगा आंसर जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम द नंबर ऑफ एटम्स कंसिस्टिंग अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, बताइए यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, एटम्स की बात हो रही है। तो आपको समझ जाना चाहिए अगर एटम्स की बात हो रही है ऑब्वियस सी बात है किस चीज की बात हो रही होगी, एटॉमिसिटी की बात हो रही होगी। देखिए मोलरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन में क्या हो जाता है वॉल्यूम हो जाता है। वैलेंसी क्या है, जितना हमारा क्या है, जैसे कि वैलेंसी हाइड्रोजन की कितनी होती है 1 होती है, तो किसके बराबर है ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इसको। उसके बाद से क्या है हमारी नॉर्मेलिटी, क्या होता है ये ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में क्या आएगा इसमें, ये आप किसमें बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि नॉर्मेलिटी और वैलेंसी क्या होती है। ये दोनों आपको कमेंट सेक्शन में बताने क्योंकि ये हमारे हो चुके हैं पहले। क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में अब हम चलते हैं। एन इलेक्ट्रॉन possess an इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ, बताइए ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है वैसे। कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए अभी हम फोर्थ सेट पे चल रहे हैं और इतनी सारी चीजें क्या आ रही है सिमिलर आ रही है, तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये सारा कुछ क्या है ये हमारा पढ़ा हुआ है। अगर हम PYQ वही सॉल्व कर लेंगे तो साइंस आपकी कहीं नहीं जाने वाली है, बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी आपकी साइंस। जो आपके मन में डर होता होगा कि एक चीज कैसे करेंगे हमसे हो ही नहीं पा रहा है, याद ही नहीं होता है, मैं ट्रिक्स भी तो बताती हूँ ना आपको, तो आप याद करो। 2-3 बार रिवाइज करोगे सारा कुछ हो जाएगा। हर क्लास में मेरी यही बात है कि एक बार मेरे साथ पढ़ लो और एक बार कब इसको डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कर लो, बस 2 बार पढ़ो। और मेरी क्लास में क्या करना है आपको, अपने आंख और कान दोनों खुले रख के बैठो, जिनको नहीं भी आता होगा ना वो भी समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है क्लास में। क्लियर है ये वाली बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। द शेप ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल, अब देखिए छोटा बच्चा है कोई, अब क्या है ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसकी तरह है एक छोटे बच्चे की तरह है या नहीं है, बहुत छोटा होता है। तो ये बताइए जो छोटा बच्चा अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं 2-3 महीने का, वो क्या करता है इधर उधर जाने की कोशिश करता है। उसको क्या स्ट्रेट पाथ के बारे में पता होता है क्या, उसको सर्कल के बारे में पता होता है क्या उसको नहीं पता होता है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, उसका पाथ कैसा होगा जिगजैग, कैसा होता है इसका पाथ जिगजैग। क्लियर है ये वाली बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन, देखिए एटॉमिक रेडियस हम किसमें मेजर करते हैं, जल्दी आंसर करो, किसमें मेजर करेंगे हम नैनोमीटर में, किसमें मेजर करेंगे नैनोमीटर में। क्लियर है ये वाली बात, किसमें मेजर करेंगे हम नैनोमीटर में हम मेजर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। Which of the following statement is correct according to Dalton's method? देखिए ये मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था, इसका मैंने लिखाया भी था आपको। तो ये वाला क्वेश्चन आपके किसके लिए, ये होमवर्क के लिए। जो लोग मेरे जो थर्ड सेट आया था उसको देखेंगे वो लोग इस क्वेश्चन को भी बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। बस मैं इसका आंसर बता देती हूँ क्या है, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने किया हुआ है उसमें, तो आपको वहां पर जाकर के देखना है, वीडियो को देख रहे हैं आप पूरा का पूरा। वहां पे ये नहीं है कि सेम ही क्वेश्चन कराया, सेम क्वेश्चन नहीं कराया हुआ, जो यहाँ पे शिफ्ट लिखी हुई होती है ना मॉर्निंग इवनिंग और ईयर लिखा होता है साथ में, वो सब चेंज होता है। ठीक है, तो आप देख लेना इस क्वेश्चन को। क्लियर है वाली बात, इसका आंसर क्या जाएगा डी जाएगा, सिर्फ इतना बता रही हूँ। ठीक है, अब आपको करना है क्वेश्चन किसमें होमवर्क में। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे हम। The bond formed by the element having larger atoms are, अब ये बताइए लार्जर एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्म किया है, तो कैसा उनका बॉन्ड होगा। देखिए ये क्या है, मैंने 2 मॉलिक्यूल्स बना लिए, क्या बना लिए मैंने 2 मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत बड़े बड़े 2 एलिमेंट्स हैं, इनके बीच में क्या बन रहा है बॉन्ड बन रहा है, क्या बन रहा है इनके बीच में बॉन्ड। और ये बताइए
इनके बीच में अगर बहुत मोटा बॉन्ड बन जाएगा तो फिर क्या, कैसा ही बॉन्ड, फिर तो ये चिपक जाएगा ना। बॉन्ड का मतलब क्या है, जिनको चिपका रहा है, ऐसे कोई स्टिक। ये कैसी होगी, बहुत अच्छी होगी, वीक और होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, वेरी वीक और वेरी स्ट्रॉन्ग। ऑब्वियसली बात है, कैसी होगी ये, वेरी वीक, टूट जाएगी ये, क्योंकि लार्जर एटम है। लार्जर एटम्स में क्या होगा, थोड़ा वेट क्या होगा, ज्यादा होगा इस स्टिक के कंपैरिजन में, तो फिर क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, वेरी वीक चले जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Blank is the smallest particle of matter which has independent existence. इनमें से कौन सा ऐसा जिसके खुद की एग्जिस्टेंस है? क्या होता है वो, हमारा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में क्या आता है, हमारे एटम्स। एटम क्या लेकर के आता है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को लेकर के आता है। ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, डी जाएगा हमारा, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अब। One way of dating fossil in detecting the ratio of डिफरेंट ब्लैंक ऑफ द सेम एलिमेंट इन द फॉसिल मटेरियल्स। क्या होते हैं वो हमारे, क्या होते हैं वो हमारे आइसोटोप्स होते हैं। क्या होते हैं वो हमारे आइसोटोप्स। क्लियर है ये वाली बात, ये सारा कुछ मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब आप प्लीज क्या कहते हैं, जो मैंने 1 2 3 वीडियो है उनको देख लेना, जो सेट नंबर 1 2 और 3 है। क्लियर है ये वाली बात, आ रहा है सभी को समझ में? आप चलते हैं। एन इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज। देखिए फिर से आज ही दोबारा क्वेश्चन आ गया है ये, और उसी शिफ्ट में नहीं आया, ये अलग शिफ्ट में आया है। क्लियर है ये वाली बात, तो इसका आंसर क्या चले जाएगा, बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या जाएगा हमारा, डी ऑप्शन चले जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब चलिए हम बायोलॉजी सेशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या होता है हमारा, what is the main difference observed between a solid of human chick cells and a slide or onion peel when viewed under a microscope? देखो मैं आपको ना ये वाली बात पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्या है, ये हमारी सेल वॉल है। क्या है, हमारी सेल वॉल है। इसके अंदर क्या होती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। दोबारा समझ लो इस वाली बात को, ये क्या होती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन। अंदर क्या बैठा हुआ है, हमारा न्यूक्लियस बैठा हुआ है। उसके आसपास क्या बिखरा हुआ है, हमारा साइटोप्लाज्म। क्या बिखरा हुआ है, हमारा साइटोप्लाज्म। ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। क्या है ये, हमारा न्यूक्लियस। एक चीज बताइए, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है। क्या होती है, हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। हमारे में होती है क्या, नहीं होती ना। एनिमल सेल में सेल वॉल मिलती है, नहीं मिलती है। तो हमारे क्या बताना है यहाँ पे, मेन डिफरेंस बताना है। अगर हम ह्यूमन चिक सेल का अगर हम देखेंगे और किसका देखेंगे, ऑनियन पील। अगर हम ऑनियन पील को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा हमें, सबसे पहले सेल वॉल दिखाई देगी, सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगी और न्यूक्लियस हमें दिखाई देगा। वही एनिमल सेल में हमें क्या दिखाई देगा, हमें सेल वॉल नहीं दिखाई देगी, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस हमें दिखाई देगा। और क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो डेंसली स्टेन होता है, वो गाढ़ा कलर होता है ना, जो डार्क कलर होता है वैसा होता है। और साइटोप्लाज्म में कैसा स्टेन आता है, लाइट स्टेन। कहने का मतलब ये उस पे लाइट कलर आएगा। अब बताइए इसका आंसर क्या जाएगा, प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड इन चिक सेल। प्लास्टिड चिक सेल से मिलेंगे क्या, बिल्कुल गलत। प्लास्टिड किसका है, ये प्लांट्स में मिलते हैं प्लास्टिड्स। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन ऑनियन पील सेल, ये बिल्कुल सही बात कर रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, इसने सही पूछ रहा है, मेन डिफरेंस पूछ रहा है। तो ये बात क्या है हमारी, सही है। ये वाली क्या थी, हमारी गलत थी, ये वाली बात सही है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन ह्यूमन चिक सेल, क्या सेल वॉल प्रेजेंट है ह्यूमन चिक सेल, मैंने क्या बताया, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होती सेल वॉल, तो ये भी हमारा आंसर नहीं जाएगा। प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑनियन पील सेल, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है ऑनियन पील सेल में, ये भी क्या है, गलत है। हमारा आंसर क्या जाएगा, जो हमें बता रहा है मेन डिफरेंस किस चीज पर है, हमारा सेल वॉल पे है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों जगह मिलने ही वाले हैं। क्लियर है ये, ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। Some features of a prokaryotic cells are mentioned below and select the incorrect. देखिए पहले मैं आपको बता देती हूँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता क्या है। देखिए प्रो वर्ड आ रहा है, क्या वर्ड आ रहा है, प्रो। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव होता है। क्या होता है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या है, पुराना। क्या है, पुराना। कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। इनमें कैसा न्यूक्लियस है, पुराना टाइप का न्यूक्लियस है। तब हमारी धरती बन रही थी, तब सारा कुछ चेंजेस चल रहे थे एनवायरमेंट के अंदर। तो सबसे पहले हमारे क्या आए होंगे, बैक्टीरिया आए होंगे। वो कैसे थे, प्रोकैरियोटिक। कहने का मतलब ये, वो कैसे थे, यूनिसेल्युलर थे। क्या थे वो, यूनिसेल्युलर। इनके अंदर क्या था, न्यूक्लियस तो प्रेजेंट था, लेकिन न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं थी। इसीलिए हम इनमें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोल देंगे। इसमें क्या नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं। कैसा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्रिमिटिव टाइप, इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे हम उसको, न्यूक्लियोइड। क्लियर है ये वाली बात।
और क्या होता है इनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स क्या मिलेंगे हमें, एब्सेंट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एब्सेंट। जैसे कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स हमारे होते कौन कौन से हैं बताइए आप लोग, किसी को पता है क्या, जल्दी जल्दी आंसर करो। क्या है, एक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, गोल्गी बॉडीज हो गई, लाइसोसोम्स हो गए, राइबोसोम्स हो गए, और क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, ये सारे क्या है हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, और इनमें क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। क्लियर है ये वाली बात, यूकैरियोटिक। एक वर्ड हमारा क्या आता है, यूकैरियोटिक। यू का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है। क्या होता है, ट्रू। और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा। और क्या मिलता है इनके अंदर, न्यूक्लियस मिलता है, ट्रू न्यूक्लियस मिल रहा है तो न्यूक्लियस अच्छा वाला ही प्रेजेंट है। और क्या इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी क्या मिलेंगी, मिलेंगी। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होंगी यहाँ पर, प्रेजेंट रहेंगी। और क्या है, ये मल्टीसेलुलर में मिलेगा। किसमें होंगे, ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है ये वाली बात, होपफुली सभी के समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है। क्लियर है, अब देखते हैं हम इसमें क्या बोला हुआ है, इनकरेक्ट। सबसे पहले तो उसको इनकरेक्ट को क्या करेंगे, हम हाईलाइट करेंगे। इनकरेक्ट हो हमारा आंसर क्या जाएगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट। क्या किसके बारे में इनकरेक्ट पूछ रहा है, वो प्रोकैरियोट के बारे में इनकरेक्ट पूछ रहा है। क्या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली इनमें प्रेजेंट होती है, क्या होती है इनमें, जल्दी से बोलो, एब्सेंट होती है ना। चलो, न्यूक्लियर रीजन नोन एज न्यूक्लियोइड, बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियोइड ही बोलते हैं हम। सिंगल क्रोमोसोम होता है, सही बात है, वेरी स्मॉल इन साइज, ऑब्वियस सी बात है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं, हमें ऐसे नॉर्मली दिखते भी नहीं है, हमें माइक्रोस्कोप की हमें यूज करना पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, हमारा ए चले जाएगा। ये क्या इनकरेक्ट बता रहा है, ये किसका करेक्टर है, ये हमारे यूकैरियोट्स का क्या है, ये करेक्टर है। क्लियर है, ये सब आप लिख लेना। क्लियर है, आगे चलते हैं अब हम। Which of the following which of the following organelle is are known as the suicidal bags? सुसाइड बैग्स हम किसको बोलेंगे, जो क्या करे, खुद से मर जाए। सुसाइड उसी को तो बोलते हैं। तो वो कौन होते हैं, ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है। क्या होते हैं वो, हमारे लाइसोसोम्स होते हैं। आप भी जानते ही होंगे ना, अगर नहीं जानते तो याद कर लेना, सुसाइडल बैग्स लाइसोसोम्स। क्या होते हैं, लाइसोसोम्स। क्लियर है ये वाली बात, तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, लाइसोसोम्स जाएगा। क्लियर है, राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ये क्या करते हैं, गोल्गी एपैरेटस, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इसके पास कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक आरईआर होता है और एक क्या होता है, एसईआर होता है। आरईआर होता है, एक एसईआर होता है। कहने का मतलब क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक क्या होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ वाला होता है वो क्या बनाता है, हमारे प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है। किसकी सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन्स की। और जो एसईआर है वो किसकी सिंथेसिस करता है, लिपिड्स की। प्रोटीन किसकी सिंथेसिस कर रहा था, राइबोसोम्स। कौन करता है, राइबोसोम करता है ना। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है, अगर इस सरफेस पे अगर दाने 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 निकल गए तो कैसी हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी ना, रफ हो जाएगी ना। तो क्या चले जाएगा हमारा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वही मैं लिपिड्स ले आती हूँ, फैट, सपोज करो मैं घी ले आती हूँ, और घी से स्मूथ हो जाएगी ना सरफेस, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है, ये सारी चीजें होती है, वो कहाँ पे जाती है, पैक होने के लिए, गोल्गी एपैरेटस के पास पैकेज होने के लिए जाती है। कि गोल्गी एपैरेटस क्या बनाएगी इनके अंदर आगे चल के, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन करेगी। क्लियर है, और लाइसोसोम्स हमारा हो ही गया है। क्लियर है वाली बात, आगे चलते हैं हम। When you put a plant cell, fungal cell or a bacterial cell in a very dilute external medium, the plant cell or fungal cell will absorb water. क्या करेगी वो, absorb कर लेगी water को, okay, but will not burst. क्या नहीं करेगी, उसको फटने नहीं देगी। burst का मतलब क्या, फटना। Whereas an animal cell will burst. जबकि एनिमल सेल होती है वो क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प इट टू विदस्टैंड द प्रेशर ऑफ इनकमिंग वाटर? ऐसा कौन है जो इनकमिंग वाटर को कुछ नहीं करने दे रहा है? क्या जाएगा हमारा, बताइए। देखिए ये क्या है, हमारी सेल वॉल है। जो सबसे पहले पानी आएगा सेल वॉल से होकर ही आएगा। उसके बाद से क्या आती है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। उसके बाद से क्या, इसमें साइटोप्लाज्मा है, बीच में क्या प्रेजेंट है, हमारा न्यूक्लियस। एक चीज बताओ, हम नीचे से चलते हैं, अगर न्यूक्लियस अगर बर्स्ट हो गया तो खेल ही खत्म है, क्योंकि सारा डीएनए वगैरह सारा किसमें प्रेजेंट है, हमारा जेनेटिक मटेरियल किसमें प्रेजेंट है, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट, सभी का किसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। खेल खत्म। अगर साइटोप्लाज्म अगर खत्म हो गया होगा, साइटोप्लाज्म तभी खत्म हो सकता है तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म हो गई हो, सेल वॉल खत्म हो गई हो। अब देखिए क्या है, अब क्या है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें प्रेजेंट है, एनिमल सेल में। ये तो फटने के लिए बता ही रहा है कि एनिमल सेल में तो ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन प्लांट सेल में ऐसा होता है। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, सेल वॉल ही है जो क्या करता है, बर्स्ट होने नहीं देता है। क्लियर है ये वाली बात, आया समझ में सभी को? चलिए आगे चलते हैं अब हम।
Which of the following organelle of the eukaryotic cell are also called as suicidal bag? ये अभी क्वेश्चन आकर के गया है, फिर से आ गया, इसका आंसर क्या चले जाएगा हमारा लाइसोसोम। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है किसमें, लीव्स में, उसको क्या बोलते हैं हम, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, पिछले क्लास में भी हो चुका है, ये क्या होते हैं हमारे पावर हाउस ऑफ दी सेल। क्या होते हैं ये हमारे पावर हाउस ऑफ दी सेल। क्या देते हैं ये हमें, एनर्जी देते हैं, किसकी फॉर्म में, एटीपी। क्लियर है ये वाली बात। अब चलिए आगे चलते हैं हम। The smallest unit of the life capable of independent existence, ऐसा कौन है जो अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है। तो हमने क्लास में जब मैंने सेल स्टार्ट किया था, जब पिछला हमने पढ़ा था सेट 3, उसमें मैंने आपको सेल बताया था कि उसकी क्या होती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, क्योंकि सेल ये जो अकेले रह सकता है। ये बताइए प्रोटोप्लाज्म है क्या, सेल होगा तभी तो प्रोटोप्लाज्म एग्जिस्ट करेगा। वैक्यूल्स और साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट है, ये सारा कुछ हमारे सेल के अंदर ही तो प्रेजेंट है, बिना सेल के तो ये हो ही नहीं सकते। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, सेल है जो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है। क्यों कर सकता है सेल, एक हमारा यूनिसेलुलर होता है जिसमें क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल है जो अपना सारा काम खुद से कर लेता है। मैंने आप लोगों को बताया था, तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, सेल जाएगा। क्या जाएगा, सेल। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द स्टडी ऑफ सेल, क्या बोल रहे हैं हम, स्टडी ऑफ सेल। एक चीज बताओ, साइटो वर्ड आता है कहीं पे भी, उसका मतलब क्या, साइटोप्लाज्म हो गया। ये सारी चीजें कहाँ पे आ रही है, सेल के अंदर। जब स्टडी करते हैं हम किसकी, सेल की, तो उसका कहाँ जाएगा, वो हमारा साइटोलॉजी। सीरोलॉजी क्या होती है, जो हम सीरम की स्टडी करते हैं उसको क्या बोल देते हैं, सीरोलॉजी। और साइटोप्लाज्म आपको पता ही है सेल के अंदर प्रेजेंट है कुछ। और उसके बाद से क्या, एटियोलॉजी। क्या है ये, डिजीज के बारे में स्टडी करना, उसको क्या बोलेंगे हम, एटियोलॉजी। क्लियर है वाली बात। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। द प्लांट सेल वॉल आर कंपोज्ड ऑफ, प्लांट सेल किस चीज की बनी हुई है, जल्दी जल्दी आंसर करो, किसकी बनी हुई है प्लांट सेल, सेल्यूलोज, साइटोसोल, साइटोप्लाज्म और ग्लूकोज। किसकी बनी होती है हमारी प्लांट सेल वॉल, आंसर जाएगा क्या, सेल्यूलोज। ये जो कि इसमें मदद करता है, खाना बनाने में मदद करेगा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, सेल्यूलोज जाएगा। क्या जाएगा हमारा आंसर, सेल्यूलोज। सारा कुछ प्लांट में कहां से चलने वाला है, सेल्यूलोज से ही चलने वाला है। क्लियर है वाली बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। Blank is a chemical present in a cork cell that prevents the entry of gases and water into them. ऐसा कौन सा है जो ये कहते हैं एंट्री नहीं करने देता है, वो कौन होता है हमारा, सुबेरिन होता है। क्या होता है, सुबेरिन। कौन होता है हमारा, सुबेरिन। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, सुबेरिन चला जाएगा। काइटिन किसमें प्रेजेंट होता है हमारा, इंसेक्ट्स में। तो क्यूटिन और काइटिन में कभी कंफ्यूज मत होना, कभी कभी क्या होगा, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, क्यूटिन किसमें प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में। क्लियर है वाली बात। आगे चलते हैं अब हम। The outer skin of desert plant is covered with the layer of wax-like substance is called, जो wax-like क्या है substance, उसको क्या बोल रहे हैं हम, cellulose, lignin, pectin और क्यूटीन। क्या बोल रहे हैं हम उसको, क्यूटीन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम, क्यूटीन बोल रहे हैं। क्लियर है वाली बात। क्या बोलेंगे हम, क्यूटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, क्यूटीन। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा होपफुली। ठीक है, अब देखिए आज हमारा सेशन यहीं तक खत्म होता है। अब हम आगे चलते हैं, क्या कहते हैं, पढ़ने के लिए। अब हम अगला सेशन लेकर के आएंगे जब हम सेट 5 करेंगे। जिसने भी सेट 4 अभी तक नहीं करे हैं, चारों के चारों कंप्लीट कर लो, बहुत अच्छे हैं ये सेट। इनसे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आने वाला है, और आप बहुत मन लगा करके पढ़ाई करिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम का डेट है वो बहुत ही नजदीक में है। क्लियर है आपको ये सारा कुछ। चलिए बाय बाय।